आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। अगर आप एंटीसिपेटरी बेल लेने जा रहे हैं, अग्रिम जमानत लेने जा रहे हैं, तो आपको कोर्ट के द्वारा किस आधार पे अग्रिम जमानत प्रदान की जाती है, आपसे मैं इस वीडियो में चर्चा करूंगा। और आपसे मैं जो चर्चा कर रहा हूं वो एक सुप्रीम कोर्ट का लैंडमार्क जजमेंट है जो आज भी इस्तेमाल किया जाता है। अभी रिसेंटली मैंने एक जजमेंट देखा, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था, जिसमें इस जजमेंट का भी जिक्र किया गया था एंटीसिपेटरी बेल के बारे में। तो आप सुप्रीम कोर्ट के अगर इस जजमेंट को ध्यान में रख करके कोर्ट में एंटीसिपेटरी बेल पर आर्गूमेंट करेंगे, कोर्ट में एंटीसिपेटरी बेल पर कोर्ट को बताएंगे कि आखिर आपको क्यों एंटीसिपेटरी बेल दी जाए, तो आपको एंटीसिपेटरी बेल मिलने के चांस बढ़ जाएंगे। अब साथियों, आपसे मैं जिस जजमेंट की चर्चा कर रहा हूँ वो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, और ये जजमेंट है मसरूर वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एंड अनदर्स 2009 का जजमेंट है। इस जजमेंट में साथियों, आप स्क्रीन पे देखिएगा, इसको मैं आपको एलोबरेट कर रहा हूँ। देखिए, एंटीसिपेटरी बेल लेने जब हम जाते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण ये होता है कि आखिर कोर्ट आपको एंटीसिपेटरी बेल क्यों दे। आपको पता है कि एक अरनेश कुमार का जजमेंट जब से आया है सुप्रीम कोर्ट का, तब से ऐसे ही मामलों में पुलिस गिरफ्तार करती है जिसमें सजा 7 साल से ज्यादा है, और अगर उससे कम के मामले हैं तो फिर कोई विशेष रीजन होने पे पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया जाता है। तो अगर कोई 7 साल से गंभीर अपराध में अगर आप एंटीसिपेटरी बेल लेने जा रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं वो जो अपराध है अपने आप में एक सीरियस ऑफेंस है। अब अगर सीरियस ऑफेंस में आपका नाम है तो आपको क्यों एंटीसिपेटरी बेल दिया जाए, इसके लिए आपको कोर्ट को रीजन बताना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट के हिसाब से। अब आप सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट देखिएगा। साथ ही ये कहता है, दो एट द स्टेज ऑफ ग्रांटिंग बेल एंड एलेबोरेट एग्जामिनेशन ऑफ एविडेंस एंड डिटेल रीजन टचिंग द मेरिट ऑफ द केस विच में प्रेजुडिस द एक्यूज्ड should be avoided, but there is a need to indicate in such order reason for prima facie concluding why bail was being granted, particularly where the accused is charged of heavy committed a serious offence। साथ ही जजमेंट में बताया गया है कि जब किसी व्यक्ति को सीरियस ऑफेंस में एंटीसिपेटरी बेल दी जा रही है तो कोर्ट को पूरे एविडेंस को देखने से या फिर केस के बारे में विस्तार से लिखने से बचना चाहिए, जिससे कि आरोपी का नुकसान हो सकता है। लेकिन अगर कोर्ट किसी मामले में, किसी सीरियस ऑफेंस में अगर किसी व्यक्ति को एंटीसिपेटरी बेल प्रदान कर रहा है तो उसको वो रीजन जरूर लिखना चाहिए कि आखिर सीरियस ऑफेंस में क्यों एंटीसिपेटरी बेल दी जा रही है। साथ में ही कोर्ट ने ये कहा कि कोर्ट को मैकेनिकली ऑर्डर पास करने से बचना चाहिए। अब साथ ही इसका मतलब ये होता है कि ऐसे आपने काफ़ी सारे केस देखे होंगे एंटीसिपेटरी बेल में, जब कोर्ट के द्वारा जजमेंट लिखा जाता है तो कोर्ट के द्वारा कई बार लिख दिया जाता है कि अफोरसेड सर्कमस्टेंस, ऑन द बेसिस ऑफ अफोरसेड सर्कमस्टेंसेस कोर्ट अलाउ बेल एप्लीकेशन। अब यहाँ पे देखिए, कोर्ट ने एक लाइन में लिख दिया कि परिस्थितियों को देखते हुए बेल अलाउ की जाती है। तो ऐसा कोर्ट का कहना है कि लिखने से बचना चाहिए और कोर्ट को रीजन जरूर लिखना चाहिए कि एंटीसिपेटरी बेल क्यों दी जाए। तो साथियों, मेरा उद्देश्य ये है आपको बताने का कि आप जब सीरियस ऑफेंस में एंटीसिपेटरी बेल लेने जा रहे हैं तो आपको ये रीजन जरूर बताना पड़ेगा कोर्ट को कि आखिर इस मामले में ऐसी क्या कमी है कि उसके बावजूद भी आपको पुलिस गिरफ्तार ना करे और आपको एंटीसिपेटरी बेल दे दी जाए। तो मुझे उम्मीद है कि आप जब भी एंटीसिपेटरी बेल फाइल करेंगे तो इस पॉइंट को जरूर आर्ग्यू करेंगे। जैसे मान लीजिए आईपीसी 306 का केस है, तो 306 के इंग्रेडिएंट मैच नहीं कर रहे हैं, अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग ग्राउंड होता है। 376 का केस है, कंसेंट का मैटर अगर है तो आप उसको हाईलाइट कर सकते हैं। 302 मर्डर का केस है, तो अगर उसमें आपका एफआईआर में नाम नहीं है या फिर आपसे कोई जब्ती नहीं है तो वो भी ग्राउंड हो सकता है। एनडीपीएस का केस है, तो अगर आपके पास से कोई जब्ती नहीं हुई है, आपको किसी के कहने के आधार पर आरोपी बनाया गया, तो अपने आप में ग्राउंड हो सकता है। तो इस प्रकार से जो मेजर ग्राउंड होता है जिनके आधार पर एंटीसिपेटरी बेल दी जाती है, तो अगर आप ऐसा ग्राउंड रेज करते हैं कोर्ट में तो आपको एंटीसिपेटरी बेल मिलने के चांस बढ़ जाते हैं। धन्यवाद।